न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पाकिस्तान से छीनो एटम बम, दुनिया में कौन कौन है खतरे वाले परमाणु? हमें उम्मीद है कि युद्ध विराम बरकरार होगा, बोले टॉप। यूएई में ट्रंप का अनोखे घाटी में टेरर इकोसिस्टम का करेंगे खात्मा। सेना ने कहा 48 घंटे में मारे थे दहशतगर्द। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे भुज, एयरफोर्स के जवानों से करेंगे बातचीत। तो खबरें विस्तार से। पाकिस्तान से छीनो एटम बम, दुनिया में कौन कौन है खतरे वाले परमाणु जोन? इस वक्त पूरी दुनिया में एटम बम का शोर है। पाकिस्तान से लेकर रूस तक और ईरान से लेकर फ्रांस तक परमाणु बम चर्चाओं में। पाकिस्तान को पिछले हफ्ते ही भारत ने सैन्य पटखनी दी है, जिसके बाद पाकिस्तानी फ्रिंज एलिमेंट्स भारत पर परमाणु हमले की बात कह रहे हैं। इसके खिलाफ भारत से एक बुलंद आवाज उठी है और ये मांग मुखर हो गई है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अपने कब्जे में ले ले। परमाणु हथियारों का दूसरा परिदृश्य यूरोप और रूस में उभरा है। फ्रांस को एहसास हो गया है कि रूस से उसे कभी भी परमाणु खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए फ्रांस परमाणु कवच बनाने की ओर बढ़ रहा है। इस परमाणु कवच के घेरे में पूरा यूरोप होगा, लेकिन रूस को ये बात चुभ रही है। रूस अपने तरीके से परमाणु चाल चलने में जुटा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एटम बम की चर्चा। फ्रांस पूरे यूरोप को न्यूक्लियर कवच देगा और एटम बम तैनात कर रहा है। इधर नाटो की एटमी तैयारी के बाद रूस ने भी न्यूक्लियर तैयारी का फैसला किया। दुनिया भर में खतरे वाले परमाणु जोन कौन कौन से हैं? इनमें पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस, फ्रांस, ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका ने चिंता जताई है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के परमाणु बम की। पाकिस्तान के परमाणु बम पर हमेशा खतरा बना रहता है। अचानक ये चर्चा फिर पूरी दुनिया में तेज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं। पाकिस्तान के एटमी हथियार IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिए जाने चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एटमी धमकी के बावजूद करारा जवाब दिया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में एटम बम का शोर है। पाकिस्तान से लेकर रूस तक और ईरान से लेकर फ्रांस तक परमाणु बम चर्चाओं में। पाकिस्तान को पिछले हफ्ते ही भारत ने सैन्य पटखनी दी है, जिसके बाद पाकिस्तानी फ्रिंज एलिमेंट्स भारत पर परमाणु हमले की बात कह रहे हैं। इसके खिलाफ भारत से एक बुलंद आवाज उठी है और ये मांग मुखर हो गई है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अपने कब्जे में ले ले। परमाणु हथियारों का दूसरा परिदृश्य यूरोप और रूस में उभरा है। फ्रांस को एहसास हो गया है कि रूस से उसे कभी भी परमाणु खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए फ्रांस परमाणु कवच बनाने की ओर बढ़ रहा है। इस परमाणु कवच के घेरे में पूरा यूरोप होगा, लेकिन रूस को ये बात चुभ रही है। रूस अपने तरीके से परमाणु चाल चलने में जुटा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एटम बम की चर्चा। फ्रांस पूरे यूरोप को न्यूक्लियर कवच देगा और एटम बम तैनात कर रहा है। इधर नाटो की एटमी तैयारी के बाद रूस ने भी न्यूक्लियर तैयारी का फैसला किया। दुनिया भर में खतरे वाले परमाणु जोन कौन कौन से हैं? इनमें पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस, फ्रांस, ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका ने चिंता जताई है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के परमाणु बम की। पाकिस्तान के परमाणु बम पर हमेशा खतरा बना रहता है। अचानक ये चर्चा फिर पूरी दुनिया में तेज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं। पाकिस्तान के एटमी हथियार IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिए जाने चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एटमी धमकी के बावजूद करारा जवाब दिया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में एटम बम का शोर है। पाकिस्तान से लेकर रूस तक और ईरान से लेकर फ्रांस तक परमाणु बम चर्चाओं में। पाकिस्तान को पिछले हफ्ते ही भारत ने सैन्य पटखनी दी है, जिसके बाद पाकिस्तानी फ्रिंज एलिमेंट्स भारत पर
परमाणु हमले की बात कह रहे हैं। इसके खिलाफ भारत से एक बुलंद आवाज उठी है और ये मांग मुखर हो गई है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अपने कब्जे में ले ले। परमाणु हथियारों का दूसरा परिदृश्य यूरोप और रूस में उभरा है। फ्रांस को एहसास हो गया है कि रूस से उसे कभी भी परमाणु खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए फ्रांस परमाणु कवच बनाने की ओर बढ़ रहा है। इस परमाणु कवच के घेरे में पूरा यूरोप होगा, लेकिन रूस को ये बात चुभ रही है। रूस अपने तरीके से परमाणु चाल चलने में जुटा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एटम बम की चर्चा। फ्रांस पूरे यूरोप को न्यूक्लियर कवच देगा और एटम बम तैनात कर रहा है। इधर नाटो की एटमी तैयारी के बाद रूस ने भी न्यूक्लियर तैयारी का फैसला किया। दुनिया भर में खतरे वाले परमाणु जोन कौन कौन से हैं? इनमें पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस, फ्रांस, ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका ने चिंता जताई। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के परमाणु बम की। पाकिस्तान के परमाणु बम पर हमेशा खतरा बना रहता है। अचानक ये चर्चा फिर पूरी दुनिया में तेज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं। पाकिस्तान के एटमी हथियार IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिए जाने चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने एटमी धमकी के बावजूद करारा जवाब दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमें उम्मीद है कि युद्ध विराम बरकरार होगा, बोले टॉमी पिगॉट। कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला है। पिगॉट ने दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध विराम पर अमेरिका की संतुष्टि व्यक्त की। इस बात पर जोर देते हुए कि प्राथमिक लक्ष्य भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना। प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पिगॉट ने कहा है कि हम युद्ध विराम देखकर खुश हैं। हम दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना और देखना चाहते हैं। एक कदम पीछे हटते हुए राष्ट्रपति शांति निर्माता हैं और हम शांति की प्रगति का जश्न मनाते। हमें उम्मीद है कि युद्ध विराम बरकरार होगा। उल्लेखनीय रूप से ट्रंप ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने का स्वागत करते हुए कहा है कि यदि शांति स्थापित नहीं की गई होती तो लाखों लोग मारे जा सकते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु हमले का संदर्भ दे रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूएई में ट्रंप का अनोखे ढंग से हुआ है स्वागत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को यूएई पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत में महिलाओं ने एक सांस्कृतिक चीज की, जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई और लोग हैरान हो रहे हैं। दरअसल महिला सफेद गाउन में ड्रम की बीट पर कुछ गाती हुई अपने हेयर फ्लिप कर रही थी। इस संस्कृति को देखकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे हैं कि यह क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में संयुक्त अरब अमीरात में एक ग्रुप ने एक पारंपरिक नृत्य किया है। इस नृत्य को अलग अयला के नाम से जाना जाता है। वायरल हो रही वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप यूएई के राष्ट्रपति महल कसर अल वतन में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ दाखिल हो रहे हैं। इसी दौरान दर्जनों महिलाएं दो लाइन में खड़ी थी। इन महिलाओं ने सफेद रंग के गाउन पहने हुए थे और उनके काले रंग के लंबे बाल खुले हुए थे। महिलाओं के पीछे पुरुष खड़े थे जिनके हाथों में ढोल और तलवारें थी। महिलाएं ट्रंप के अंदर दाखिल होने पर कुछ कविता सी गाने लगी और इसी के साथ अपने हेयर फ्लिप भी करने लगी। अल-लयाला उत्तर पश्चिमी ओमान और पूरे संयुक्त अरब अमीरात में काफी पॉपुलर है। यह एक पारंपरिक डांस है जिसमें डांस के दौरान कविता गाई जाती है और ड्रम बजाया जाता है। कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला है। पिगॉट ने दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध विराम पर अमेरिका की संतुष्टि व्यक्त की। इस बात पर जोर देते हुए कि प्राथमिक लक्ष्य भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना।
प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पिगॉट ने कहा है कि हम युद्ध विराम देखकर खुश हैं। हम दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना और देखना चाहते हैं। एक कदम पीछे हटते हुए राष्ट्रपति शांति निर्माता हैं और हम शांति की प्रगति का जश्न मनाते। हमें उम्मीद है कि युद्ध विराम बरकरार होगा। उल्लेखनीय रूप से ट्रंप ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने का स्वागत करते हुए कहा है कि यदि शांति स्थापित नहीं की गई होती तो लाखों लोग मारे जा सकते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु हमले का संदर्भ दे रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूएई में ट्रंप का अनोखे ढंग से हुआ है स्वागत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को यूएई पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत में महिलाओं ने एक सांस्कृतिक चीज की जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही और लोग हैरान हो रहे हैं। दरअसल महिला सफेद गाउन में ड्रम की बीट पर कुछ गाती हुई अपने हेयर फ्लिप कर रही थी। इस संस्कृति को देखकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे हैं कि यह क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में संयुक्त अरब अमीरात में एक ग्रुप ने एक पारंपरिक नृत्य किया है। इस नृत्य को अलग अयला के नाम से जाना जाता है। वायरल हो रही वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप यूएई के राष्ट्रपति महल कसर अल वतन में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ दाखिल हो रहे हैं। इसी दौरान दर्जनों महिलाएं दो लाइन में खड़ी थी। इन महिलाओं ने सफेद रंग के गाउन पहने हुए थे और उनके काले रंग के लंबे बाल खुले हुए थे। महिलाओं के पीछे पुरुष खड़े थे जिनके हाथों में ढोल और तलवारें थी। महिलाएं ट्रंप के अंदर दाखिल होने पर कुछ कविता सी गाने लगी और इसी के साथ अपने हेयर फ्लिप भी करने लगी। अल-लयाला उत्तर पश्चिमी ओमान और पूरे संयुक्त अरब अमीरात में काफी पॉपुलर है। यह एक पारंपरिक डांस है जिसमें डांस के दौरान कविता गाई जाती है और ड्रम बजाया जाता है। कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला है। पिगॉट ने दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध विराम पर अमेरिका की संतुष्टि व्यक्त की। इस बात पर जोर देते हुए कि प्राथमिक लक्ष्य भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना। प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पिगॉट ने कहा है कि हम युद्ध विराम देखकर खुश हैं। हम दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना और देखना चाहते हैं। एक कदम पीछे हटते हुए राष्ट्रपति शांति निर्माता हैं और हम शांति की प्रगति का जश्न मनाते। हमें उम्मीद है कि युद्ध विराम बरकरार होगा। उल्लेखनीय रूप से ट्रंप ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त होने का स्वागत करते हुए कहा है कि यदि शांति स्थापित नहीं की गई होती तो लाखों लोग मारे जा सकते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच संभावित परमाणु हमले का संदर्भ दे रहे थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूएई में ट्रंप का अनोखे ढंग से हुआ है स्वागत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को यूएई पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत में महिलाओं ने एक सांस्कृतिक चीज की जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही और लोग हैरान हो रहे हैं। दरअसल महिला सफेद गाउन में ड्रम की बीट पर कुछ गाती हुई अपने हेयर फ्लिप कर रही थी। इस संस्कृति को देखकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे हैं कि यह क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में संयुक्त अरब अमीरात में एक ग्रुप ने एक पारंपरिक नृत्य किया है। इस नृत्य को अलग अयला के नाम से जाना जाता है। वायरल हो रही वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप यूएई के राष्ट्रपति महल कसर अल वतन में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ दाखिल हो रहे हैं। इसी दौरान दर्जनों महिलाएं दो लाइन में खड़ी थी। इन महिलाओं ने सफेद रंग के गाउन पहने हुए थे और उनके काले रंग के लंबे बाल खुले हुए थे। महिलाओं के पीछे पुरुष खड़े थे जिनके हाथों में ढोल और तलवारें थी। महिलाएं ट्रंप के अंदर दाखिल होने पर कुछ कविता सी गाने लगी और इसी के साथ अपने हेयर फ्लिप भी करने लगी। अल-लयाला उत्तर पश्चिमी ओमान और पूरे संयुक्त अरब अमीरात में काफी पॉपुलर है। यह एक पारंपरिक डांस है जिसमें डांस के दौरान कविता गाई जाती है और ड्रम
बचाया जाता है। After successfully mediating ceasefire between Pakistan and India to prevent a dangerous escalation in a region, President Trump has said that he will work with both countries to see if they could arrive on any solution for Kashmir dispute. What is your take on it? How does the State Department see this issue? Is it bilateral for you, or it is open for any third-party mediation? Well, look, what we're happy to see is a ceasefire. That's what we've said for the last couple of days now, and we want to encourage and see direct talks between the parties. We have been clear on that. Taking a step back, the President is a peacemaker, and we celebrate the advancement of peace, and we hope to see the ceasefire be maintained. And the President has also been clear in terms of the praise that he has given both Prime Ministers of both countries for the wisdom and the fortitude that they showed by choosing the path of peace. बढ़ते अगली खबर की ओर। घाटी में टेरर इको सिस्टम का करेंगे खात्मा, सेना ने कहा 48 घंटे में मारे 6 दहशतगर्द। हाल के आतंकवाद विरोधी अभियानों पर शुक्रवार को सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि पिछले 48 घंटों में सेना ने 6 लोकल आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि इससे पहले मंगलवार को लश्कर के मॉड्यूल के आतंकवादियों को ढेर किए गए। श्रीनगर में आज की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने कहा है कि पिछले 48 घंटों में हमने 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए। ये 2 ऑपरेशन शोपिया और त्राल में किए गए हैं। कल कुल 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी भी मारे गए थे। तलाश अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी। इस दौरान 3 आतंकवादी मारे गए। तलाश अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई है। इस दौरान आतंकवादियों को मार गिराया गया। वीके बिरदी ने कहा है कि अलग अलग इलाकों में आतंकी छिपे थे। जंगल में होने के कारण सघन ऑपरेशन चलाना पड़ा। उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था, जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहां पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहां पर हो सकता है। तो जो पार्टीज वहां पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहां पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी, तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ, और काफी डिफिकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, और रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया, और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे।
तो जिन ट्रूप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहां तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं, उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था, वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं, उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है, उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 महीने से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज का पुनर्वलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी। और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा। और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले ही जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। अब मैं जीओसी विक्टर फोर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको अपने जो हिस्से का पक्षसार दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे भुज, एयरफोर्स के जवानों से करेंगे बात। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री की गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा करने की संभावना है। माना जा रहा है कि राजनाथ गुजरात यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यहाँ वे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों से बातचीत। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने गुजरात दौरे के लिए भुज को ही क्यों चुना। राजनाथ सिंह भुज एयरफोर्स पहुंचने के बाद यह एयरफोर्स स्टेशन भारत के लिए काफी अहम है। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में भुज ने अहम भूमिका अदा की थी। खास बात है कि जंग के दौरान भुज की महिलाओं ने देश की रक्षा में अहम योगदान दिया। महिलाओं के ग्रुप ने दुश्मन के हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हवाई पट्टी की फिर से मरम्मत कर पाकिस्तान की हार में अहम भूमिका अदा की थी। कल ही में श्रीनगर में सेना के अपने वीर जवानों से मिलकर लौटा हूं और आज मुझे आपके बीच आने का यहाँ अवसर मिला है। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला और आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में अपने एयर वॉरियर्स और अन्य जवानों से भी यहाँ मिल रहा हूं। दोनों ही फ्रंट्स पर हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर सच्चाई है कि मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूं और आश्वस्त हूं कि भारत की सीमाएं
आप सभी के मजबूत भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजरात की मां को। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री की गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा करने की संभावना है। माना जा रहा है कि राजनाथ गुजरात यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यहाँ वे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों से बातचीत। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने गुजरात दौरे के लिए भुज को ही क्यों चुना। राजनाथ सिंह भुज एयरफोर्स पहुंचने के बाद यह एयरफोर्स स्टेशन भारत के लिए काफी अहम है। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में भुज ने अहम भूमिका अदा की थी। खास बात है कि जंग के दौरान भुज की महिलाओं ने देश की रक्षा में अहम योगदान दिया। महिलाओं के ग्रुप ने दुश्मन के हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हवाई पट्टी की फिर से मरम्मत कर पाकिस्तान की हार में अहम भूमिका अदा की थी। कल ही मैं श्रीनगर में सेना के अपने वीर जवानों से मिलकर लौटा हूं और आज मुझे आपके बीच आने का यहाँ अवसर मिला है। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला और आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में अपने एयर वॉरियर्स और अन्य जवानों से भी यहां मिल रहा हूं। दोनों ही फ्रंट्स पर हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर सच्चाई है कि मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूं और आश्वस्त हूं कि भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूत भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजरात की मां को। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री की गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा करने की संभावना है। माना जा रहा है कि राजनाथ गुजरात यात्रा के दौरान सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यहाँ वे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों से बातचीत। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने गुजरात दौरे के लिए भुज को ही क्यों चुना। राजनाथ सिंह भुज एयरफोर्स पहुंचने के बाद यह एयरफोर्स स्टेशन भारत के लिए काफी अहम है। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में भुज ने अहम भूमिका अदा की थी। खास बात है कि जंग के दौरान भुज की महिलाओं ने देश की रक्षा में अहम योगदान दिया। महिलाओं के ग्रुप ने दुश्मन के हवाई हमले में क्षतिग्रस्त हवाई पट्टी की फिर से मरम्मत कर पाकिस्तान की हार में अहम भूमिका अदा की थी। कल ही मैं श्रीनगर में सेना के अपने वीर जवानों से मिलकर लौटा हूं और आज मुझे आपके बीच आने का यहाँ अवसर मिला है। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला और आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में अपने एयर वॉरियर्स और अन्य जवानों से भी यहां मिल रहा हूं। दोनों ही फ्रंट्स पर हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर सच्चाई है कि मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूं और आश्वस्त हूं कि भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूत भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजरात की मां को।
बढ़ते अगली खबर की ओर। अवधेश प्रसाद ने की विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। उन्होंने मांग की है कि विजय शाह को एमपी सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश की सेना की गरिमा का मामला है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जिस तरह हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, उससे भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास और सम्मान बढ़ा है। एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले ने भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास और सम्मान को फिर से जगाया है। मैं मध्य प्रदेश के सीएम से कहना चाहता हूं कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें। मैं वरिष्ठ मंत्रियों और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि यह हमारी सेना की गरिमा का मामला है। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने में कोई देरी नहीं होगी। देखिए, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, उन्होंने ऐसे समय पर कर्नल सोफिया के बारे में टिप्पणी की जबकि हमारा देश और हमारे देश के सभी सेना के जवान और हमारी सेना इस देश से और दुनिया से आतंकवाद के खात्मे के लिए कदम से कदम मिला रही हो। सारा देश एक हो, ऐसे समय में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, जिसका कम से कम 40-50 साल का राजनीतिक जीवन है, उसने ये बयान देकर केवल कर्नल का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि हमारे देश की सेना का अपमान किया है। अफसोस हो रहा है जब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई संगीन अपराध में। ऐसे समय पर इस मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके इसको जेल के सीढ़ियों में डालना चाहिए। गंभीर अपराध है, देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला, देश में नफरत फैलाने वाला बयान है। और ऐसे समय पर जब हमारे सभी देवतुल्य देशवासियों ने देश की रक्षा के लिए और इस देश से और दुनिया से आतंकवाद का सफाया करने के लिए सारा देश के देवतुल्य जनता एक राह एक मन बना करके सरकार को पूरी तरह से आश्वस्त किया। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने पूरी तरह से सरकार को समर्थन देने का ही नहीं बल्कि कहा इस मामले में सरकार के कदम के साथ कदम मिला करके हमारी पार्टी हम लोग चलेंगे। ऐसे समय में ये बयान बहुत ही निंदनीय है और ये जो इसने बयान दिया है तमाम ऐसे अवसरों पर इसने घटिया बयान दिया है। इसने घटिया बयान तमाम अवसरों पर दिया है और 2-3 दिन हो गया एफआईआर हो गई है गंभीर धारा में, लेकिन कोई वजह नहीं लगती कि इसको मंत्रिपरिषद से। अब माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय से मैं अनुरोध करता हूं विनम्रता पूर्वक कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या जरूरत है। और ये मध्य प्रदेश की सरकार भी इसमें फंसते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद में ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है।
संयुक्त जिम्मेदारी होती है और सम्मिलित जिम्मेदारी रहते और चलते आज मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कटघरे में है। ऐसी स्थिति में मैं मांग करता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर इस मंत्री को मंत्रिपद से हटाकर इसको FIR के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और भारतीय जनता पार्टी से भी हम चाहते हैं, इनके वरिष्ठ नेताओं से चाहते हैं कि ऐसे नेता, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसे जिम्मेदार पद पर रहने वाले को कम से कम पार्टी से 6 साल के लिए बाहर करें। क्योंकि आज जहां एक तरफ देश की निगाहें पाकिस्तान से आतंकवाद समाप्त करने के लिए पूरी तरह से नजर लगी है, वहीं पर आज दूसरी तरफ सारा देश इस सेना के बारे में जो घटिया बयान मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने दिया है, वरिष्ठ मंत्री ने किया है, उसका पुराना इतिहास है। इस तरह के कई मौके पर बोल चुका है, लेकिन सरकार ने कोई कारगुजारी नहीं की है। इसको बढ़ावा दिया है। ये मौका है भारतीय जनता पार्टी को देश के सामने अपने चरित्र को दिखाने के लिए कि हम इस देश के तिरंगे झंडे के साथ हैं, हम इस देश के सेना के सम्मान के साथ हैं। आज हमारी बहादुर सेना, जिसको दुनिया के लोग लोहा मानते हैं, पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना घबराई हुई थी। उसको हैसियत में लाने के लिए हमारे सेना के जवान और हमारी ये जिस पर इस तरह की गंदी और बहुत ही घटिया किस्म की टिप्पणी की है, आज कहीं न कहीं हमारी सेना के मनोबल को गिराने का काम किया है। लेकिन मेरी सेना पर, हमें अपने देश के सेना पर भरोसा है। हमारी बहादुर सेना है, दुनिया के लोग लोहा मानते हैं। इस बात को कतई ध्यान नहीं देगी हमारी सेना, और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश और दुनिया से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए हमारे सेना के जवान अपना कदम बढ़ाते रहेंगे। सारा देश आज सेना के साथ है। सेना की जात विशेष से आ गई है बात। बढ़ते अगली खबर की ओर। एप्पल भारत से बाहर नहीं जाएगा, बोले एनके गोयल। दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्पल पर दिए गए बयान पर टेमा के अध्यक्ष एनके गोयल ने कहा है, अब तक दुनिया और भारत को पता चल चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों पर प्रतिक्रिया देने से पहले हमें कुछ समय तक इंतजार करना होगा। जहां तक एप्पल का सवाल है, उन्होंने पिछले 1 साल में भारत से $22 बिलियन से अधिक मूल्य के आईफोन बनाए। भारत में एप्पल के 3 विनिर्माण संयंत्र है और 2 और बनाने की योजना है। विनिर्माण शुरू करना एप्पल का व्यावसायिक निर्णय होगा। वे आंशिक रूप से चीन से भारत आए हैं। अगर एप्पल भारत से बाहर निकलता है तो उसे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि टैरिफ प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर लागू हो रहे हैं और अक्सर बदलते रहते हैं। हम दृढ़ता से मानते हैं कि दूरसंचार उपकरण विनिर्माण संघ के रूप में एप्पल भारत से बाहर नहीं जाएगा। I think by now world and India knows that we have to wait for some time before we react to the statements made by USA President. As regards Apple and Tim business here, they have churned out more than $22 billion worth of iPhones from India in the last 1 year. Apple have 3 manufacturing facilities in India and plans for 2 more. Overall, it will be the commercial judgment of the Apple whether to start manufacturing. They were doing earlier in China. They moved to India partly, and I think Apple, if they move out of India, they will be in big losses, because the tariff restrictions or the regulations which are coming up globally are subject to change very frequently.
So we firmly believe as Telecom Equipment Manufacturing Association, Apple will not go out of India. बढ़ते अगली खबर की ओर। युद्ध विराम पर गिरीश महाजन बोले पाकिस्तान का नाम नक्शे से हटा देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू किया गया। सीजफायर के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध विराम की घोषणा की। इस फैसले का विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। इस पर महाराष्ट्र मंत्री गिरीश महाजन की प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्री गिरीश महाजन ने जलगांव में तिरंगा रैली के दौरान कहा है कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं और उसके सैनिकों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं, जूते भी नहीं हैं। पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है। पाकिस्तान बहुत ही गरीब स्थिति में है और भारत द्वारा हमला किए जाने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि जवाबी कार्रवाई करने का समाधान भी नहीं बचा। मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि उन्होंने जो भी छोटे मोटे प्रयास किए वे विफल हो गए हैं और पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर गिड़गिड़ाया, माफी मांगी और सभी से भारत को रोकने, मोदी जी को रोको, भारतीय सेना को रोकने की भीख मांगी। इसलिए पीएम मोदी और तीनों भारतीय सेनाओं ने निर्णय लिया है, युद्ध को स्थगित किया है, बंद नहीं किया। इसके बावजूद अगर कोई आतंकवादी हमला करेंगे या कोई गलती करेंगे तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से भी हटा देंगे। उनके पास में खाने को रोटी नहीं है, उनके जवानों को पहनने के लिए सीधे कपड़े नहीं है, पैर में जूते नहीं है। पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है और इसलिए जैसे भारत ने अटैक किया उसके बाद में पाकिस्तान इतना उनकी हालत खराब हुई, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। हल्ला करने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की वो हमने नाकाम कर दी है और पाकिस्तान ने पूरे दुनिया के सामने हाथ पैर जोड़े, सबके सामने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि भाई भारत को रोको, मोदी जी को रोको, भारत की सेना को रोको। ये उन्होंने सबके पास जाके हाथ पैर जोड़े। इसलिए मोदी जी ने निर्णय लिया, हमारे तीनों सेनाओं ने निर्णय लिया है कि ये युद्ध संस्थगित किया जाए। ये बंद नहीं किया है और लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान या कोई टेररिस्ट हम पर हमला करेंगे या कोई गलती करेंगे तो इसके आगे पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शा से ही मिटा देंगे। ये भी मोदी जी ने कहा है। मुझे लगता है ये निर्णय जो लिया गया है वो बहुत सही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेंगलुरु के खिलाड़ी ने मैदान को बना दिया स्विमिंग पूल। 17 मई से आईपीएल 2025 की दोबारा शुरुआत होने जा रही है। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल पर एक हफ्ते की रोक लगा दी थी। हालांकि अब आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले से ये दोबारा शुरू होने वाला, लेकिन इस मैच से पहले आरसीबी ने टीम डेविस का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसे देखकर आप हंसते हंसते पेट पकड़ लेंगे। दरअसल बीते दिन बेंगलुरु में जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से एम चिन्नास्वामी मैदान पूरी तरह भीग गया है और वहां पानी भी जमा हो गया, जिसके बाद आरसीबी के दिग्गज खिलाड़ी टिम डेविड जमकर बारिश का मजा लेते हुए दिखाई दिए। आरसीबी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तरफ ग्राउंडमैन मैदान साफ मैदान पर मुकाबले के लिए बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टिम डेविड ने मैदान को ही स्विमिंग पूल बना लिया है। वह मैदान पर बारिश का मजा लूटने नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने जमकर मैदान पर स्लाइड भी किया। हालांकि 17 मई को खेले जाने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले पर बारिश की काली नजर है। 17 मई को बेंगलुरु में 70% बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विराट कोहली बीवी अनुष्का के साथ पहुंचे बेंगलुरु। आईपीएल 2025 का दोबारा आगाज 17 मई से होने वाला, जहां पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों ही टीम के खिलाड़ी बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्टाइलिश लुक देखने को मिला। विराट कोहली अपने शानदार लुक और फिटनेस की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। उनके कातिलाना लुक पर कई फीमेल्स फैंस अपना दिल भी हार बैठे। ऐसे में जब वह बेंगलुरु पहुंचे तब वह काफी शानदार दिखे। जानकारी के लिए बता दें कि विराट कोहली ने हाल ही में
टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है, जिसके बाद वह अनुष्का के साथ वृंदावन में प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे। दोनों अक्सर प्रेमानंद महाराज के पास जाते रहते हैं। गौरतलब है कि शनिवार 17 मई को बेंगलुरु में भारी बारिश की संभावना है। बारिश की 70% संभावना के बीच आरसीबी बेफिक्र है, क्योंकि अगर मैच रद्द भी होता है तो टीम प्लेऑफ के लिए अपना टिकट पक्का कर लेगी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। आईपीएल के 18वें सीजन में आरसीबी को ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम का खेल अब तक काफी शानदार रहा। अनुष्का मैम, अनुष्का मैम, अनुष्का मैम, अनुष्का मैम, अनुष्का मैम, विराट सर, विराट सर, विराट सर, विराट सर, अनुष्का जी, अनुष्का जी, अनुष्का जी, विराट सर, विराट सर, विराट सर, कड़क। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र भाजपा नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र में एक माह में होंगे लाउड स्पीकर मुफ्त। महाराष्ट्र में जो अपात्र लोग बोगस प्रमाण पत्र देकर डॉक्यूमेंट लेकर लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय पर अर्जी के 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराना प्रमाण पत्र जो कुछ भी कांग्रेस के नेता मुझे सवाल पूछते हैं कि नेताओं को मैं पूछना चाहूंगा 2025 कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 1000 एप्लीकेशंस भी नहीं आई विलंबित प्रमाण पत्र की। लेकिन जुलाई से दिसंबर या 6 महीने में 2024 में चुनाव के दरमियान 2 लाख एप्लीकेशन आई। इसके पीछे का राज क्या था? अभी यह सब एप्लीकेशन की जांच होगी। 99% के बाद डॉक्यूमेंट नहीं है वह रिजेक्ट होंगे। ऐसा है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी धार्मिक स्थान पर जो जनहित याचिका मेरे पास मेरे क्षेत्र के लोगों ने की थी, मस्जिद के बाहर दिन में 5 बार बसते हैं, नियम पालन नहीं होता है। अब वो उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्धन किया है। मैं अभी अभियान हाथ में लिया है। मुंबई में अब तक 32 पुलिस स्टेशन की मैंने विजिट की है। 40% मस्जिदों की भांगे नीचे आए हैं। 1 महीने में मुंबई भोंगा भी मुक्त हो जाएगा, ऐसा बयान किरीट सोमैया ने दिया है। बताइए, आज आपने नांदेड़ का दौरा किया, इसलिए किया है, थोड़ा जरूर बताइए। महाराष्ट्र में जो अपात्र लोग बोगस प्रमाण पत्र देकर डॉक्यूमेंट देकर 2,24,000 लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय पर अर्जी की। 40 साल, 50 साल पुराना प्रमाण पत्र। जो कुछ कांग्रेसी नेता मुझे सवाल पूछते हुए, मैं कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहूंगा, 2025 में कुल मिलाकर महाराष्ट्र में 1000 एप्लीकेशन भी नहीं आई विलंबित प्रमाण पत्र की। लेकिन जुलाई से दिसंबर ये 6 महीने में 2024 में चुनाव के दरमियान 2 लाख एप्लीकेशन आई। इसका पीछे का राज क्या था? अब ये सभी एप्लीकेशन की स्क्रूटिनी होगी और 99% के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, रिजेक्ट होंगे। क्या इसका संबंध एनआरसी सीए से भी आएगा? सर, इसके अलावा मस्जिदों का ऐसा है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी धर्म स्थान जो जनहित याचिका मेरे पास के क्षेत्र के लोगों ने की थी कि वो मस्जिद के 5 बार दिन में भोंगे बजते हैं, नियम पालन नहीं होता है। अब उच्च न्यायालय और देवेंद्र फडणवीस ने निर्धार किया है और मैंने अभियान हाथ में लिया है। मुंबई में अभी तक मैं 32 पुलिस स्टेशन की विजिट की है। 40% मस्जिदों के भोंगे नीचे आ गए हैं। 1 महीने में मुंबई भोंगा मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में अभियान शुरू किया है। आज मैंने नांदेड़ के एडिशनल एसपी को ये इस विषय का जिक्र किया है, यहाँ पर भी वो अभियान शुरू होगा। नांदेड़ में दाबर जो बढ़ती अगली खबर की ओर। आम जनता को आरबीआई देगा दिवाली गिफ्ट, सस्ती हो जाएगी लोन की किस्त। आरबीआई इंडिया ने देश की आम जनता को बहुत बड़ी सौगात देने वाला है। इस तोहफे से लोगों को काफी राहत भी मिल सकती है। आर्थिक मोर्चे पर जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में ढील देने की तैयारी की है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो आरबीआई एमपीसी से पहले ही 0.25% की कटौती होना तय हो चुका है। अगस्त के पहले हफ्ते में या फिर सितंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाली मीटिंग में आरबीआई की ओर से रेपो रेट में एक और कटौती हो सकती है।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस साल दिवाली भी 20 अक्टूबर को मनाई जाने वाली। ऐसे में इस कटौती को जनता दिवाली गिफ्ट के तौर पर भी देख सकती है। SBI ने इस महीने के पहले हफ्ते में जारी की रिपोर्ट में बताया है कि जून और अगस्त के महीने में होने वाली MPC में 0.75% की कटौती की जाने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही के दौरान ये कटौती 0.50% तक होना संभव है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI की ओर से बैंकों को कर्ज दिया जाता है। अगर रेट में कटौती होती तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि उसके बाद बैंकों की ओर से मिलने वाला बैंक लोन सस्ता हो जाता है। साथ ही लोगों के लोन पर EMI भी सस्ती हो जाती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरावती जिले में बुधवार को आई तेज आंधी और बारिश। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में बुधवार को आई तेज आंधी और अचानक हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से फसलों को भारी नुकसान हुआ। धामनगांव रेलवे तहसील के गांव में तेज हवा के कारण किसान रुपेश टोगा के खेत में लगा मोबाइल टावर जमीन पर गिर गया। घटना में टावर को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। गनीमत रही है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। तेज हवा और बारिश का सीधा असर खेतों पे खड़ी भुईमूंग की फसल पर भी पड़ा है। इस समय फसल कटाई की अवस्था में थी, जिससे किसानों को गंभीर नुकसान झेलना पड़ा है। गांववासियों ने प्रशासन से तुरंत सर्वेक्षण कर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। आज 1:30 ते 1:15 सुमारास रुपेश टोंग यांच्या शेतातील BSNL, एअरटेल, आयडिया थोडा हवा असल्यामुळे खूप पाऊस असल्यामुळे इकडे पावसामुळे आपल्या इथं टावर पडलेला आहे आणि टावरचं खूप नुकसान झालं आहे। लाईनचं वगैरे पूर्ण खंबे वगैरे आणि माझ्या हॉटेलची लाईन पण सुद्धा तुटलेली आहे। नाही तसं काही जमत नाही आपल्याला। बोलू का? थांबा दुपारी 1:15 रुपेश टोंग यांच्या शेतातील एअरटेल, आयडिया, जिओ यांचे टावर कोसळलेले आहे। हवा पाणी खूप असल्यामुळे थोडं त्या टावरचं नुकसान झालेलं आहे। लाईट वगैरे गेली आहे। BCBवाले सुद्धा इथं फोन करून सुद्धा आलेले नाही। टावरवाले सगळे कर्मचारी इथे 20 मिनिटात पोहोचले आणि दुपारच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह खूप नुकसान झालेलं आहे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।